हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे हार्ट अटैक के ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट के बारे में जानने से पहले हार्ट के बारे में ही जानते हैं कि हार्ट दरअसल काम कैसे करता है। हार्ट हमारे शरीर का एक अभिन्न हिस्सा है। अगर ये बंद हो जाता है तो सांसें बंद हो जाती हैं, सब कुछ बंद हो जाता है, सब कुछ ख़त्म हो जाता है। लास्ट चीज़ जो बचती है वही होता है हार्ट की जो धड़कनें होती है, दिल की जो धड़कन होती हैं, वही इम्पॉर्टेंट होती है। तो ये जो हार्ट है पूरे शरीर में ब्लड सप्लाई करता है। एक तरह की ये मोटर है, जो कि पानी सप्लाई करते हैं ना, जैसे हमारे पूरे घर में पाइपलाइन के थ्रू, इस तरह से ये ब्लड सप्लाई करता है पाइपलाइन के थ्रू पूरी बॉडी में। अब ब्लड क्या है? ब्लड के अंदर वाइटल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ऑक्सीजन होती है, और और भी बहुत सारे ज़रूरी हार्मोन्स एंड प्रोटीन्स, मिनरल्स, सब कुछ होता है उसके अंदर, जो कि हमारी बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, टिश्यूज़ हैं, उन सब में उसकी ज़रूरत होती है। जो हार्ट है, अगर इसके स्ट्रक्चर को आप देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। हालांकि ये इमेजिनरी है, बट मैंने ट्राई किया है कि इसको चैम्बर्स में डिवाइड करूं जैसा कि हार्ट में होता है। तो देख सकते हैं आप, चैम्बर 1, 2, 3 एंड 4, ये 4 चैम्बर मैंने बनाए हैं। पहले चैम्बर का नाम है राइट एट्रियम, दूसरे का नाम है लेफ़्ट एट्रियम, तीसरे का नाम है राइट वेंट्रिकल और चौथे का नाम है लेफ़्ट वेंट्रिकल। तो इस तरह से हमारे हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं। तो ब्लड जो है वो सबसे पहले जो बॉडी में जो यूटिलाइज मतलब ऑक्सीजन यूटिलाइज करके जो ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होके बॉडी में, तो वो पूरी बॉडी से कलेक्ट हो करके वेना केवा के ज़रिए राइट एट्रियम में आता है। उसके बाद ये राइट वेंट्रिकल के ज़रिए, उसके बाद सीधा लंग्स में सप्लाई कर दिया जाता है ये पल्मोनरी आर्टरीज़ के ज़रिए। फिर पल्मोनरी वेंस जो हैं, दोबारा जो उस वहाँ पे जो हार्ट से जो ब्लड गया हुआ है लंग्स में, तो लंग्स में जो ब्लड पहुँचा है हार्ट के ज़रिए, यानी कि राइट वेंट्रिकल के ज़रिए, पल्मोनरी वेंस के ज़रिए, सॉरी आर्टरीज़ के ज़रिए, तो उसमें क्या है, ऑक्सीजन नहीं है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच वो है ब्लड। तो यहाँ से जा कर के क्या होगा कि लंग जो है सांस लेगा, तो सांस के अंदर ऑक्सीजन आएगी, ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगी, रिलीज़ होके बाहर चली जाएगी। और अब जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है, यानी कि जो ब्लड में ऑक्सीजन आ चुका है, अब वो राइट एट्रियम के ज़रिए यहाँ पर अंदर, सॉरी लेफ़्ट एट्रियम के ज़रिए अंदर आ जाएगा। यानी कि अब पल्मोनरी वेंस के ज़रिए ब्लड जो है वो लेफ़्ट एट्रियम में आ गया। लेफ़्ट एट्रियम में आने के बाद वो लेफ़्ट वेंट्रिकल में जाएगा, लेफ़्ट वेंट्रिकल के बाद वो बॉडी में वेन वो अरोटा के ज़रिए पूरी बॉडी में सप्लाई हो जाएगा। तो ये रही फंक्शनिंग ऑफ हार्ट। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में कि किस तरह से ट्रीटमेंट के क्या क्या मतलब ऑप्शंस अवेलेबल हैं हमारे पास। तो एक तो है भाई मेडिसिन दे दीजिए आप, यानी कि मेडिकेशन कह सकते हैं, और दूसरा सर्जरी का ऑप्शन बचता है। मेडिकेशन का मतलब ये होता है कि अगर हम हार्ट में कोई प्रॉब्लम है तो उसको दवाइयों के ज़रिए ठीक कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी आर्टरी में कोई ब्लॉकेज है, तो हम उसमें ऐसी कोई दवाइयाँ भेजेंगे जो कि उन ब्लॉकेज को जा कर के गला दे, ताकि वो रास्ता साफ़ हो जाए। लेकिन क्या होता है कि कई बार जो है वो दवाइयाँ बेअसर रहती हैं, और इमरजेंसी के केसेस में फिर सर्जरी ही करनी पड़ती है। तो सर्जरी के बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि किस तरह की मेडिसिन इस्तेमाल की जाती हैं। तो कुछ दवाइयों के मैं नाम यहाँ पर बता रहा हूँ, इनके बारे में डिटेल में अलग से वीडियो आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहला है एस इन्हिबिटर, फिर बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, एंजियोटेंसिन सेकेंड रिसेप्टर ब्लॉकर, इसके अलावा डायूरेटिक्स, फिर एंटी प्लेटलेट एजेंट, एंटीकोगुलेंट्स, स्टेटिन, वैसोडाइलेटर्स। थोड़ा थोड़ा इसके बारे में मैं आप कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनके बारे में बता देता हूँ। जैसे डायूरेटिक्स जो है ये यूरिन आउटपुट को बढ़ा देते हैं। इसके अलावा एंटी प्लेटलेट एजेंट्स हैं, यानी कि ये प्लेटलेट्स को जमने नहीं देते, रुकने नहीं देते,
गार्ड जो है वो प्लाक नहीं बनाने देते। इसके अलावा एंटीकोगुलेंट जो है वो खून को भी नहीं जमने देते। स्टेटिन जो है ये जो कोलेस्ट्रॉल है इसको रोकते हैं जमने से। ऐसे ही वैसोडाइलेटर्स क्या करते हैं, जो नसें हैं इसको डायलेट कर देते हैं, फैला देते हैं ताकि ब्लड फ्लो जो है वो बढ़ जाए। तो इस तरह से काफ़ी सारी दवाइयाँ हैं जो ये सब इम्पॉर्टेंट हैं, इनको हम कवर करेंगे। अलग अलग ये सब रिसेप्टर्स पे काम करती हैं। तो हार्ट के कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, वहाँ पर ये दवाइयाँ काम करती हैं। तो उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे आने वाली वीडियोस में। बात करते हैं सर्जरी की। तो दो कॉमन टाइप की, वैसे तो बहुत सारी सर्जरीज़ होती हैं, लेकिन दो कॉमन टाइप की सर्जरीज़ जो हैं, बाईपास सर्जरी और सेप्टल डिफेक्ट क्लोज़र। देखिए बाईपास सर्जरी का आपने सुना होगा कि बाईपास सर्जरी कर दी गई। बाईपास सर्जरी में होता क्या है कि जो हार्ट होता है उसके साथ जो भी नस जा रही है वो क्या हो गया, ब्लॉक हो गई है। तो ब्लॉक हो गई, मान लीजिए नस ब्लॉक हो गई यहाँ पे, तो इसके साइड से एक और, इस नस के साइड से एक नस लगाएंगे और दूसरी साइड से निकाल देंगे। तो इस रास्ते, ब्लॉक रास्ते को बाईपास कर देंगे। तो यही बाईपास सर्जरी होती है। और बात करें सेप्टल डिफेक्ट क्लोज़र की, तो सेप्टल डिफेक्ट क्लोज़र जो होता है, आपने सुना होगा कि हार्ट में छेद है। तो हार्ट में छेद को, यानी कि उसी को कहते हैं सेप्टल डिफेक्ट, और उसको बंद करना हो गया क्लोज़र। तो ये सर्जरी से किया जाता है। तो ये रही बात मेडिकेशन की और सर्जरी की। अब बात करते हैं मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट में बहुत सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती हैं, जैसे कि सबसे पहला तो हमारा लाइफस्टाइल जो है उसे हमें चेंज करना होगा। आजकल क्या है कि जो जिम जाने वाले लोग हैं स्पेशली, वो लोग ध्यान दें, क्योंकि वो जो उनकी फूड और एक्सरसाइज, हालांकि वो बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, लेकिन क्या होता है कि अच्छी बॉडी की चाहत में वो शरीर ख़राब कर बैठते हैं, जो हार्ट है वो ख़राब कर बैठते हैं। तो अगर वो गुड कोलेस्ट्रॉल आप लोग लोगे तो बेहतर रहेगा। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन बढ़ाइए डाइट में। इसके अलावा लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और ट्राइग्लिसराइड को बिल्कुल कम कर दीजिए, और स्टेरॉइड जो है उसको तो बिल्कुल बाय बाय कर दीजिए। और जो बॉडी मास इंडेक्स जो है उसको आप कंट्रोल करके रखिए। बहुत ज़्यादा अगर आपका वेट बढ़ रहा है तो उसको कंट्रोल कीजिए, क्योंकि वेट बढ़ने से क्या होता है, ब्लॉकेज के चांसेस बढ़ जाते हैं आर्टरीज़ और वेन्स में। और वेट बढ़ने का कारण भी होता है कि आप जंक फूड ज़्यादा खा रहे हैं, या फिर और कोई प्रॉब्लम हो सकती है, वो एक अलग चीज़ है, ट्रीटमेंट का मैटर है। अगर किसी और वजह से हो रहा है, लेकिन अगर फास्ट फूड या जंक फूड की वजह से हो रहा है तो आप उसे कम ज़रूर कीजिए। एक्सरसाइज कम से कम 20 मिनट डेली करनी चाहिए, क्योंकि जो हमारा जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो पहले यूटिलाइज होगा 20 मिनट तक, और उसके बाद ही फैट जो है वो बर्न होना शुरू होगा। तो जब कार्बोहाइड्रेट पूरा बर्न हो जाएगा 20 मिनट तक एक्सरसाइज करने के बाद, उसके बाद फिर वो फैट बर्न होना शुरू होता है। ऐसे ही अगर आप फूड खा रहे हैं तो एंजाइम्स उसके अंदर होते हैं, अगर रॉ फूड खा रहे हैं तो वो डाइजेशन में इम्प्रूव कर, मतलब इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। तो खाने को, जो कुछ खाना ऐसे हो सकते हैं, फल जो है उनको आप तो जाहिर सी बात है पकाते नहीं हैं, तो फल को अपनी डाइट में इंक्लूड करें। सब्जियों को तो पका देते हैं तो उसमें ज़्यादातर उसमें एंजाइम्स जो है वो इनएक्टिव हो जाते हैं, जिससे कि खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। लेकिन क्या है कि जो फ्रूट्स हो गए, इनको अगर आप अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे तो उसमें एंजाइम्स होते हैं और कुछ वाइटल बैक्टीरियाज होते हैं, तो वो हेल्पफुल होते हैं हमारे डाइजेशन में, और इम्प्रूव करते हैं हमारी हेल्थ की जो चीज़, मतलब न्यूट्रिशन जो होता है उसमें सपोर्ट करते हैं, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। ऐसे ही बात करेंगे आगे कि मॉनिटरिंग किस तरह से करेंगे। तो आपको सबसे पहले तो बीपी को अपने कंट्रोल में रखना है, ब्लड प्रेशर को रेगुलर मॉनिटर करते रहना है। अगर ये हाई है या लो है, या और कोई इसमें मतलब अप डाउन होता रहता है, तो आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। हार्ट रेट का आपको ध्यान रखना है, उसको भी आपको चेक करते रहना है। ऑक्सीजन लेवल जो है वो भी आपको चेक करना है। अगर ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाता है तो आपको कोई ना कोई हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर लंग में प्रॉब्लम हो सकती है, दो में से कहीं पे भी प्रॉब्लम हो सकती है आपको। ब्लड टेस्ट जो है वो, अगर आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम है तो आपको ज़रूर करानी चाहिए, और कोई सेल्फ मेडिकेशन तो बिल्कुल भूल के भी नहीं करनी है। डायबिटीज़ और थायराइड के पेशेंट या कोई और पेशेंट है, उनको तो स्पेशल ध्यान रखना है अपना। तो ये सारी चीज़ें तो उनको साल में एक बार तो एटलीस्ट ब्लड टेस्ट वगैरह वो करवा लेनी चाहिए। और बीपी, हार्ट रेट, ऑक्सीजन लेवल, ये तो इनको, और शुगर लेवल, ये रेगुलरली इनको मॉनिटर करना चाहिए।
प्लानिंग और इमरजेंसी सपोर्ट के लिए आपको अपने कुछ एक प्लानिंग करके रखनी चाहिए, और इमरजेंसी के केस में आपको 2-4 ऐसे लोगों के नंबर अपने पास रखने चाहिए ताकि आप उनको इमरजेंसी में कांटेक्ट कर पाएँ। स्पेशली जो डॉक्टर्स हैं या फिर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, उनके नंबर्स आपके पास होने चाहिए, तो ताकि आप उनको कांटेक्ट कर पाएँ। हर किसी के पास होने चाहिए एक्चुअल में, चाहे वो स्वस्थ ही क्यों ना हो, ताकि वो दूसरों की मदद भी कर पाएँ। तो और जो भी मतलब ऐसे डायबिटीज़ के या फिर थायराइड के या फिर किसी और तरह के जो पेशेंट्स हैं, तो इनको हार्ट अटैक का ख़तरा रहता है, तो इनको अननेसेसरी ट्रैवलिंग जो है वो अवॉइड करनी चाहिए। और जिनको 1 या 2 बार हार्ट अटैक आ चुका है, तो उनको तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए अपना, और उनको भी ट्रैवलिंग और इस तरह की चीज़ें जो है वो अवॉइड करनी चाहिए। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, नॉलेज होनी चाहिए। जो भी चीज़ें हैं आपके आसपास, अवेयरनेस फैलाइए, नॉलेज एक दूसरे से लीजिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और जो इमरजेंसी में फ़र्स्ट एड की जो नॉलेज है वो भी होनी चाहिए। आने वाले वीडियोस में मैं पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन दूंगा कि किस तरह से क्या क्या करना चाहिए इमरजेंसी के केस में। तो नियर बाय जो हॉस्पिटल है वहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए आपके पास। ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए 24 घंटे, क्योंकि हार्ट अटैक का कुछ नहीं पता वो कब आ जाए, तो इसीलिए आप भी 24 घंटे तैयार रहिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।